सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सागरपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन ने डेविस का भौगोलिक चक्कर है उसका आगे का भाग का अध्ययन करेंगे। डेविस का जो भौगोलिक अपवर्तन चक्कर है ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली अवस्था तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो पहले उत्थान होता है, उत्थान की समाप्ति के बाद में अपवर्तन प्रारंभ होता है। तो पहली अवस्था है इसकी तरुणावस्था। स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपवर्तन प्रारंभ होता है। पहाड़ियों के शिखर, जल विभाजकों के शिखरीय भाग अपवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं छोटी होती है, दूर दूर होती है। इन लघु सरिताओं के शीर्षवर्ती उद्गम की ओर अपवर्तन होता है, जिस कारण इनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। तीव्र ढाल एवं तीव्र मार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र होता है। परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जलगर्त की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटी को लंबवत अपवर्तन द्वारा गहरा करती है। तो प्रारंभिक अवस्था है उसमें नदियां लंबवत अपवर्तन है ये अधिक करती है, बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटी को लंबवत अपवर्तन द्वारा गहरा करती है। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है घाटी गर्तन। तो लंबवत अपवर्तन से घाटी गहरी होती है, इसे घाटी गर्तन कहते हैं। इस तरह नदियों की घाटियाँ अत्यंत संकड़ी तथा गहरी होती है। उनके ढाल खड़े उत्तल होते हैं। घाटी गर्तन के कारण निचला वक्र LC निरंतर तेजी से घटता जाता है। वह ये भाग अर्थात घाटी की तली गहरी होती जाती है, परंतु ऊपरी वक्र UC अर्थात जल विभाजक या पहाड़ी शिखर तल लगभग स्थिर रहते हैं, क्योंकि इनका अपवर्तन नहीं होता है। इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तरुणावस्था के अंत में अत्यधिक उच्चावच अर्थात ये रे भाग विकसित होता है। तरुणावस्था के अंत में जो ये रे भाग है इसमें वृद्धि होती है। सापेक्ष संक्षेप में अपन ये बता सकते हैं कि तरुणावस्था की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला, निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। ऊपरी वक्र है, UC वक्र है, ये निरंतर स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्ववर्ती अपवर्तन है, किनारे व बाहर भागों का अपवर्तन है, ये नगण्य होता है। रे भाग क्षैतिज रेखा द के लगभग समानांतर है। घाटी के लगातार लंबवत अपवर्तन, घाटी गर्तन तथा ऊपरी भाग UC के न्यूनतम अपवर्तन के कारण सापेक्षिक उच्चावच निरंतर वृद्धि होती है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है कि निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। पहली अवस्था में तरुणावस्था में निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्ववर्ती अपवर्तन है या किनारे वाले भागों का अपवर्तन नहीं होता है। रे भाग क्षैतिज रेखा है वो द के लगभग समानांतर होती है। दूसरा है घाटी लगातार लंबवत अपवर्तन, घाटी गर्तन। ऊपरी भाग UC में न्यूनतम अपवर्तन के कारण सापेक्षिक उच्चावच है ये निरंतर बढ़ता रहता है, इसमें वृद्धि होती रहती है। सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता है युवावस्था में। तीसरा है घाटी का आकार V होता है। इसे पार्श्विक भाग है इसके, ये उत्तल ढाल वाले होते हैं। इस तरह गोर्ज है, कैनियन है का निर्माण होता है। और चौथा इसमें है नदी की ऊर्ध्वाधर परिच्छेदिकाएँ, जलमार्ग में उच्छलिकाएँ, रेपिड्स तथा जलप्रपातों का निर्माण करती है, जो समय के साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो पहली अवस्था युवावस्था में निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि होती रहती है। नदी के जो भाग है उससे रेपिड का निर्माण होता है, उच्छलिकाओं का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है, गोर्ज कैनियन का निर्माण होता है, घाटी का आकार V आकार होता है, पार्श्विक ढाल होता है जो उत्तल ढाल होता है, और गोर्ज का कैनियन का निर्माण होता है। और तरुणावस्था के अंत में ये जलप्रपात होते हैं, ये रेपिड होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं।
दूसरी अवस्था है, इम्पोर्टेंट अवस्था है प्रौढ़ावस्था। तरुणावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपर्दन होता है, ये प्रारंभ हो जाता है और घाटी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। अधिकांश रेताएं अपर्दन के आधार तल के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। घाटी का गहरा होना निहायत कम हो जाता है। पहाड़ी तथा जल विभाजक के शिखरों का भी अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। परिणामस्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। इस तरह निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच दोनों में ह्रास होता है। पार्श्विक अपर्दन के कारण तरुणावस्था की वी आकार की घाटी की चौड़ाई में परिवर्तन होता है। ये घाटियाँ कम गहरी तथा समढाल या सरलेखीय ढाल वाली होती है। प्रौढ़ावस्था में मंद जल प्रवाह के कारण नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाता है, उनकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण से घाटी गर्तन मंद पड़ जाता है। परंतु पार्श्विक अपर्दन के कारण घाटी का चौड़ा होना अधिक सक्रिय रहता है। प्रौढ़ावस्था में आपके सापेक्ष उच्चावच है और निरपेक्ष उच्चावच है, दोनों में ही परिवर्तन होता है, दोनों ही कम होते हैं। घाटी का गर्तन भी कम हो जाता है और पार्श्विक अपर्दन भी ज़्यादा होता है, इसलिए सापेक्ष उच्चावच है, निरपेक्ष उच्चावच है, दोनों इस अवस्था में कम होते हैं। तीसरी अवस्था है जीर्णावस्था। जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपर्दन है, घाटी का गर्तन होना ये स्थगित हो जाता है, जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है। परंतु पार्श्विक अपर्दन तथा घाटी का चौड़ा होना का कार्य है ये अभी जारी रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र यूसी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है। इस अवस्था में जल मार्ग ढाल के निहायत कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिस कारण लंबवत अपर्दन या घाटी का गर्तन नहीं हो पाता है। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। घाटी उथली अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, जिसका पार्श्वी ढाल अवतल होता है। इस तरह इस अवस्था में समस्त स्थलखंड है वो निम्न उच्चावच वाला हो जाता है, जिस कारण नदियाँ मियांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। इस तरह समतल मैदान को डेविस ने पेनिप्लेन संप्राय मैदान का नाम दिया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से कि पेनिप्लेन या संप्राय मैदान। तो जो आकृति विहीन समतल मैदान होते हैं जिसमें नदियाँ विस्तृत मियांडर बनाती हुई आगे तरफ बढ़ती है, विस्तृत जो मैदानी भाग है बाढ़ के मैदानों का निर्माण करते हैं, लगभग 7 समतल मैदान होता है। डेविस ने इसे पेनिप्लेन या संप्राय मैदान कहा है। इस सतह पर उत्तल अवतल ढालों वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिन्हें डेविस ने मोनार्नाक की संज्ञा दी है। तो जो प्लेन क्षेत्र होता है, संप्राय मैदान होता है, वो पेनिप्लेन होगा, जिन अवस्था में बनेगा, संप्राय मैदान होगा। और इस संप्राय मैदान में उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई वाली बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ, जिन्हें मोनार्नाक कहते हैं। डेविस के भौगोलिक चक्कर का मूल्यांकन। अब आगे इसी टॉपिक में है कि इसके प्रभावी पक्ष कौन से हैं, इससे आलोचना किस प्रकार से की जा सकती है। तो डेविस के भौगोलिक चक्कर का मूल्यांकन। डेविस के भौगोलिक चक्कर को विश्व स्तर पर व्यापक समर्थन और ख्याति मिली। यद्यपि प्रतिपादन काल 1899 से लेकर 1950 तक इस सिद्धांत का नशा छाया रहा। प्रभावी पक्ष में क्या है? पहला पॉइंट है डेविस का मॉडल या सिद्धांत है अत्यधिक सरल व्यवहार्य है। अत्यधिक सरल है मॉडल सिद्धांत है, ये अत्यधिक सरल और व्यवहार्य है। दूसरा है डेविस ने अपने मॉडल को सुव्यक्त, रोचक, सशक्त शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों का ध्यान शीघ्र इस ओर आकर्षित हो जाता है। तीसरा है डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन पर के परिणामों पर आधारित है। काफ़ी इस पर क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है, फील्ड वर्क किया गया है, उसके बाद में उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। तो डेविस का जो मॉडल है व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन पर प्राप्त परिणामों पर आधारित है। चौथा पॉइंट है डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकसित विचारधारा का भरपूर समर्थन प्रदान किया।
5वां है डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन और पिछले कथन घटना है उनकी पुनर्रचना दोनों का सामर्थ्य है। सिद्धांत का कमजोर पक्ष है आलोचना। तो पहली आलोचना है डेविस की उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि डेविस ने अल्पकालीन तीव्र गति से उत्थान की बात कही है, जबकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार उत्थान की अवधि सतत चलती रहती है और इसकी गति अत्यधिक मंद होती है। डेविस ने उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि डेविस के अल्पकालीन तीव्र गति से उत्थान की अवधि की बात कही है, जबकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है और इसकी दर होती है वो मंद होती है। दूसरी आलोचना है डेविस के उत्थान और अपर्दन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक है, क्योंकि अपर्दन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, वरन जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस ने इस जो संदर्भ में आपत्ति है, डेविस की इस आपत्ति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उत्थान की परावस्था से अपर्दन दो कारणों से अलग होता है। पहला मॉडल को सरल बनाने के लिए और दूसरा उत्थान की परावस्था के समय अपर्दन उत्थान की तुलना में नगण्य होता है। तीसरा इस सिद्धांत की आलोचना है डेविस के भौगोलिक चक्कर की तीनों अवस्था तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए उत्थान खंड को दीर्घकाल तक स्थिर दशा में रहना होगा, जबकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड दीर्घकालीन स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील होता है। भूपटल विवर्तनी की घटनाएं सदा प्रभावित होती रहती है। तो डेविस के भौगोलिक चक्कर में जब जैसे ही तरुणावस्था है, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था से गुजरने के बाद में स्थलखंड दीर्घकाल तक स्थिर रहेगा, जबकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ये संभव नहीं है कि ये स्थलखंड है वो दीर्घकाल तक विवर्तनी घटनाओं के कारण से सदा इसको प्रभावित करते हैं। चौथा आलोचना यह है कि डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। वास्तव में डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है। पेंग के अनुसार स्थलखंडों में समय के परिवेश में अनुक्रमणीय विकास नहीं होता है। पांचवी सिद्धांत की आलोचना है ACN स्टोलर, JT हेक, RJ चोडले आदि ने डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को अस्वीकार करके गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।